बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स, और इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 7.2। अब इसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, यानी लेंथ आपको 2 दी हुई है और कहा गया कि पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं ऊपर, पैरेलल टू द वेक्टर v 2i माइनस 4j प्लस 4k। पैरेलल केस में मैंने कहा था ना आपको, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में ले लेते हैं, तो प्लस के साथ लेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, माइनस साथ लेंगे तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 2 स्क्वायर, फिर माइनस 4 स्क्वायर, फिर ये 4 स्क्वायर, कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये प्लस माइनस साथ ले लें, तो ये यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइड बाय प्लस माइनस 6। ये तो आपके पास ये वेक्टर बना। तो रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर लेंथ उसकी 2 है और यूनिट डायरेक्शन उसकी ये यूनिट वेक्टर। तो देख लें, ये 2 और ये यूनिट वेक्टर हमने निकाला हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 6। आप उधर से ये 2 से तो कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 3 6, 2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, या ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 2i माइनस 4j प्लस 4k। तो ये दो वेक्टर्स ये आ गए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ आ गया। फिर इसका बी पार्ट में कह रहा है फाइंड अ कांस्टेंट a so that the vectors are parallel। ये वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा w वेक्टर है ai प्लस 9j माइनस 12k। वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल की डेफिनेशन लगाएं। तो यहाँ कहेंगे एज v एंड w आर पैरेलल, so there exists a scalar t such that, क्या डेफिनेशन बताई थी कि दो वेक्टर्स को अगर हम एक स्केलर की मदद से इक्वेट कर लें तो ये पैरेलल की डेफिनेशन है। तो अब v और w की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू t, और यहाँ w की वैल्यू ai प्लस 9j माइनस 12k। आप अगर इक्वेट कर लें, आप चलें j को इक्वेट कर लें या k को इक्वेट कर लें, ये पहले लिख लें, tai प्लस 9tj माइनस 12tk। देखिए अगर k इक्वेट करें तो कितना आ रहा है, इक्वेटिंग k कंपोनेंट
-12t इज इक्वल टू 4, ये और इधर पे 4, तो देखें t कितना बन गया -1/3। अब आप इक्वेट कर लें i कंपोनेंट, तो यहाँ पे कितना है ta और इधर पर कितना है 1। t की वैल्यू पुट कर दें, t की जगह लिख लेंगे -1/3 और ये उधर जाके a की वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो क्वेश्चन में a ही फाइंड करने के लिए कहा गया था कि बताएं a क्या होगा। तो ये b पार्ट हमने कर लिया। इसी तरह इसका इसी क्वेश्चन का c पार्ट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, लेंथ जो है वो 5 दी हुई है और ऑपोजिट टू v i - 2j + 3k, ये है, इसके अपोजिट निकालना है। अपोजिट में मैंने कहा था सेम डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड प्लस ले लेते हैं और अपोजिट के लिए मैग्नीट्यूड माइनस ले लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालें पहले। v की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 14 हो गया। तो यूनिट वेक्टर ये वेक्टर आ गया और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड i - 2j + 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लेना है ना, तो आप माइनस के साथ ले लेंगे। सो रिक्वायर्ड वेक्टर की देखें मैग्नीट्यूड कितनी है 5 और डायरेक्शन क्या लेनी है ये माइनस के साथ। ये यूनिट वेक्टर अपोजिट के लिए है तो माइनस के साथ ले लेंगे। तो ये -5 और ये वैल्यू लगा लें i - 2j + 3k। तो बस यही हमें चाहिए था, यानी -5/√14 i - 2j + 3k। डी पार्ट, फाइंड a एंड b सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसका नाम रख लेते हैं ना। हम सपोज कर लेते हैं लेट u इज 3i - j + 4k और v वेक्टर इसका नाम रख लेते हैं ai + bj - 2k। ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, तो एज u एंड v आर पैरेलल, so there exists a scalar t, ये वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ, such that u is equal to t into v, कि दो स्केलर्स को दो वेक्टर को स्केलर की मदद से इक्वेट किया। तो 3i - j + 4k इज इक्वल टू ये t और यहाँ आएगा ai + bj - 2k। इसको लिख सकते हैं ta i
प्लस टी बी जे माइनस 2t के। इक्वेट करना शुरू करें अब। इक्वेटिंग के कंपोनेंट, के कंपोनेंट इक्वेट करें तो यहाँ से कितना आ रहा है -2t और इधर से आ रहा है 4, तो t की वैल्यू देखें आ गई आपके पास, t इज़ -2। अब i और j कंपेयर कर लें। इक्वेटिंग i कंपोनेंट, i कंपोनेंट इक्वेट करेंगे तो ये आएगा ta और इधर से कितना आ रहा है 3, तो t की वैल्यू पुट कर लें -2 a इक्वल टू, ये a यहाँ ऐसा नहीं है, स्केलर है, तो ये 3, तो देखें a आ जाएगा -3/2, a आ गया। इसी तरह हम j इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग j कंपोनेंट, तो यहाँ से टी बी इक्वल टू -1, ये देख लें j यहाँ पे कितना है -1 है, तो t की जगह -2 आ गया, तो यहाँ से b आ गया 1/2। तो a और b निकालना था हमें, देख लें इस तरह से a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन 11 में आपसे कहा गया है कि आपने डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। पहला पार्ट, v वेक्टर गिवन है 3i - j + 2k। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर निकालते हैं और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड लें पहले, 3 स्क्वायर, फिर -1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 14 हो गया। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3i - j + 2k डिवाइडेड बाय 14। तो डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v आर 3/√14 -1/√14 और 2/√14। तो डायरेक्शन कोसाइन बता दिया आपने। और देखें थर्ड पार्ट देख लें, आपको P पॉइंट दिया हुआ है 215, Q पॉइंट दिया हुआ है 131 और कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, ये कह रहा है बताएं क्या होंगे। तो पहले आपको PQ वेक्टर बना लें। PQ वेक्टर कैसे बनेगा, Q में से P को माइनस करेंगे, 1 - 2 और पहले के साथ I आ जाता है, फिर 3 - 1 दूसरे कंपोनेंट के साथ J आ जाता है, और तीसरा 1 - 5, ये देखें 1 और ये 5 और इसके साथ K आ गया, यानी ये आ गया -I + 2J - 4K। अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। तो PQ की मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, 16 और 4 20 और 21 आ गई। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इज PQ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, यानी -I + 2J - 4K डिवाइडेड बाय √21। तो डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं।
सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू आर -1/√21, फिर 2/√21 और -4/√21। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस आपने बता दिए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स, कि कौन से जो हैं वो इसके डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, मैं इसका पहला पार्ट करा रहा हूँ। अल्फ़ा आपको 45 गिवन है, बीटा आपको 45 गिवन है और गैमा आपको 60 गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए याद करें ज़रा, डायरेक्शन एंगल्स के लिए मैंने यह बात बताई थी कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, अगर ये आंसर 1 के इक्वल आ गया तो फिर ये क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं। और अगर 1 के इक्वल ना आया तो फिर ये डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। तो देखें, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, 45 का कॉस यानी 1/√2 का स्क्वायर, ये भी 1/√2 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अगर इसका एलसीएम लें तो 2 + 2 + 1 5/4 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो 45, 45, 60 आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। देखिए इसका थर्ड पार्ट आपको बताता हूँ। अल्फ़ा आपको गिवन है 45, बीटा गिवन है 60, फिर गैमा भी गिवन है आपको 60। अब देखें, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कितना बन गया, 1/√2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर। तो ये ऐड करें तो ये 1/2 हो गया, ये 1/4, ये 1/4। एलसीएम ले लें इसका, तो 2 + 1 + 1 4/4 विच इक्वल्स टू 1। 1 आ गया। तो क्या पता चला, सो 45, 60, 60 आर डायरेक्शन एंगल्स। तो ये हमें पता चल गया कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के। ठीक हो गया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।